चैप्टर 15 राजा मर चुका है। बातचीत करते समय जा डॉन उसे पत्थर की सीढ़ी से नीचे ले गया जो ग्रिफ के मंदिर की ऊपरी मंजिलों से उन कक्षों और गलियारों तक जाती है जो चट्टानी पहाड़ियों को छत्ते की तरह बनाते हैं जहां से मंदिर और महल का निर्माण हुआ है। और अब वे एक द्वार से दूसरे द्वार तक गए जिसके एक तरफ 2 पुजारी पहरा दे रहे थे और दूसरी तरफ 2 योद्धा। जब उन्होंने देखा कि उसके साथ कौन है तो जा डॉन ने उसे रोक दिया होगा क्योंकि पूरे मंदिर में राजा और उच्च पुजारी के बीच इस खूबसूरत अजनबी को पाने के लिए झगड़ा चल रहा था। केवल लू डॉन के आदेश से ही वह आगे बढ़ सकती है। एक ने जेन क्लेटन के ठीक सामने खड़े होकर कहा, उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। भयानक मुखौटे की खोखली आंखों से महिला नीचे खड़े पादरी की आंखों को देख सकती थी जो कट्टरता की आग से चमक रही थी। जे डॉन ने उसके कंधों पर हाथ रखा और अपना हाथ अपने चाकू पर रख दिया। वह राजा को तान के आदेश से जा रही है, उसने कहा, और इस तथ्य के आधार पर कि जा डॉन प्रमुख उसका मार्गदर्शक है। एक तरफ हट जाओ। महल की ओर से 2 योद्धा आगे बढ़े। हम यहाँ हैं, जालूर के गुंड, एक ने जा डॉन को संबोधित करते हुए कहा, आपकी आज्ञाएं प्राप्त करने और उनका पालन करने के लिए। अब दूसरे पुजारी ने हस्तक्षेप किया, उन्हें जाने दो, उसने अपने साथी को चेतावनी दी। हमें लू डॉन से इसके विपरीत कोई सीधा आदेश नहीं मिला है और यह मंदिर और महल का नियम है कि प्रमुख और पुजारी बिना किसी हस्तक्षेप के आ जा सकते हैं। लेकिन मैं लू डॉन की इच्छा जानता हूँ, दूसरे ने जोर देकर कहा। उसने तुमसे कहा था कि जा डॉन को अजनबी के साथ नहीं जाना चाहिए। नहीं, लेकिन तो फिर उन्हें जाने दीजिए क्योंकि वे 3 से 2 हैं और वैसे भी गुजर जाएंगे। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। बड़बड़ाते हुए पुजारी एक तरफ हट गया। लू डॉन हिसाब लेगा, वह गुस्से से चिल्लाया। जा डॉन ने उसकी ओर देखा और कहा, और जब और जहां चाहे उसे ले आओ, उसने झपट्टा मारा। वे आखिरकार राजकुमारी ओलुआ के कमरे में पहुंचे जहां मुख्य प्रवेश मार्ग पर महल के योद्धाओं का एक छोटा सा पहरा था और राजकुमारी या उसकी महिलाओं के कई वीर अश्वेत जड़े थे। इनमें से एक को जा डॉन ने अपना कार्यभार सौंप दिया। उसे राजकुमारी के पास ले जाओ, उसने आदेश दिया, और देखो कि वह भाग न सके। पत्थर की शिखाओं से प्रकाशित अनेक गलियारों और कक्षों से होते हुए खोजे ने लेडी ग्रस्टोक को आगे बढ़ाया जो अंततः जेएटीओ चमड़े के पर्दे से छिपे एक द्वार के सामने रुकी जहां गाइड ने दरवाजे के पास की दीवार पर अपनी छड़ी से प्रहार किया। ओ लोआ, पालुल डॉन की राजकुमारी, उसने पुकारा, यह अजनबी महिला है, मंदिर से कैदी। उसे अंदर आने का आदेश दो। जेन ने अंदर से एक मधुर आवाज सुनी। नपुंसक ने पर्दों को हटाया और लेडी ग्रस्टोक अंदर चली गई। उसके सामने मध्यम आकार का एक कम छत वाला कमरा था। चारों कोनों में से प्रत्येक में पत्थर की एक घुटने टेकने वाली आकृति छत के वजन का अपना हिस्सा अपने कंधों पर उठाए हुए प्रतीत होती थी। ये आकृतियां स्पष्ट रूप से वाज डॉन दासों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाई गई थीं और वे बोल्ड कलात्मक सुंदरता से रहित नहीं थीं। छत स्वयं एक केंद्रीय गुंबद तक थोड़ी सी झुकी हुई थी जिसे दिन में प्रकाश और हवा को प्रवेश करने के लिए छेदा गया था। कमरे की एक तरफ कई खिड़कियां थीं, बाकी 3 दीवारें खाली थीं, प्रत्येक में एक द्वार को छोड़कर। राजकुमारी फर के ढेर पर लेटी हुई थी जो अपार्टमेंट के एक कोने में एक कम पत्थर के मंच पर व्यवस्थित थे और एक वाजडॉन दास लड़की को छोड़कर अकेली थी जो उसके पैरों के पास मंच के किनारे पर बैठी थी। जैसे ही जेन अंदर दाखिल हुई, ओलुआ ने उसे पास आने का इशारा किया और जब वह सोफे के पास खड़ी हुई तो लड़की अपनी कोहनी के बल आधी उठी और उसे आलोचनात्मक दृष्टि से देखा। आप कितनी सुंदर हैं, उसने सरलता से कहा। जेन उदास होकर मुस्कुराई क्योंकि उसे पता चल गया था कि सुंदरता एक अभिशाप हो सकती है। ये वास्तव में एक प्रशंसा है, उसने तुरंत उत्तर दिया, राजकुमारी ओलुआ जैसी उज्ज्वल व्यक्ति से। आह, राजकुमारी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, तुम मेरी भाषा बोलती हो। मुझे बताया गया था कि तुम किसी दूसरी जाति की हो और किसी दूर देश से आई हो जिसके बारे में हम पालुल दोनवासियों ने कभी नहीं सुना। लू डॉन ने ये सुनिश्चित किया कि पुजारी मुझे निर्देश दें, जेन ने समझाया, लेकिन मैं एक दूर देश से हूँ राजकुमारी, जहाँ मैं वापस जाना चाहती हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन कोतान, मेरे पिता,
तुम्हें अपनी रानी बनाएंगे। लड़की ने कहा, इससे तुम्हें बहुत खुशी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, कैदी ने उत्तर दिया, मैं किसी और से प्रेम करता हूँ, जिससे मैं पहले ही विवाहित हूँ। राजकुमारी, यदि तुम जानती कि प्रेम करना और किसी दूसरे से विवाह के लिए विवश होना क्या होता है, तो तुम मुझसे सहानुभूति रखती। राजकुमारी ओलुआ बहुत देर तक चुप रही। मुझे पता है, उसने आखिरकार कहा, और मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख है, लेकिन अगर राजा की बेटी खुद को ऐसे भाग्य से नहीं बचा सकती तो एक दासी को कौन बचा सकता है? क्योंकि तुम वास्तव में ऐसी ही हो। पालुल डॉन के राजा को तान के महल के बड़े भोज कक्ष में शराब पीना इस रात सामान्य से पहले ही शुरू हो गया था, क्योंकि राजा कल अपनी इकलौती बेटी की सगाई का जश्न मना रहा था, जो बूलोत के बेटे मोसर के साथ होने वाली थी, जो सरदार था, जिसके परदादा पालुल डॉन के राजा थे और जो सोचते थे कि उन्हें राजा बनना चाहिए, और मोसर नशे में था और उसका बेटा बूलोत भी। इस मामले में लगभग सभी योद्धा, जिनमें राजा खुद भी शामिल था, नशे में थे। कोतान के दिल में न तो मोसर के लिए प्यार था, न ही बूलोत के लिए, और न ही उनमें से कोई भी राजा से प्यार करता था। कोतान अपनी बेटी को बूलोत को इस उम्मीद में दे रहा था कि यह गठबंधन मोसर को सिंहासन पर अपने दावों पर अड़े रहने से रोकेगा, क्योंकि जाडौन के बाद मोसर सरदारों में सबसे शक्तिशाली था और जबकि कोतान जाडौन को डर के साथ देख रहा था, उसे इस बात का कोई डर नहीं था कि बूढ़ा सिंह पुरुष सिंहासन को जब्त करने का प्रयास करेगा। हालांकि मोसर द्वारा कोतान पर युद्ध की घोषणा करने की स्थिति में वह अपने प्रभाव और अपने योद्धाओं को किस ओर फेंकेगा, इसका अंदाजा राजा को नहीं था। आदिम लोग जो युद्धप्रिय भी होते हैं, वे शायद ही कभी चातुर्य या कूटनीति की ओर प्रवृत्त होते हैं, भले ही वे शांत हों, लेकिन नशे में होने पर वे शब्दों को नहीं जानते, अगर उत्तेजित हो जाएं। वास्तव में ये बूलोत ही था जिसने इसकी शुरुआत की थी। उसने कहा, मैं ओलुआ के लिए पीता हूँ, और उसने एक ही घूंट में अपना गिलास खाली कर दिया। और एक पड़ोसी से पूरा गिलास छीनते हुए, उसके बेटे और मेरे लिए, जो पालुल डॉन की गद्दी को उसके असली मालिकों के पास वापस ले आएगा। राजा अभी मरा नहीं है, कोतान ने खड़े होते हुए कहा, और न ही बूलोत ने अभी तक अपनी बेटी से विवाह किया है, और अभी भी खरगोश की नस्ल के बच्चों से पालुल डॉन को बचाने का समय है। राजा के क्रोधित स्वर और बूलोट की प्रसिद्ध कायरता के बारे में उसके अपमानजनक संदर्भ ने शोर मचाते हुए लोगों में अचानक गंभीर चुप्पी ला दी। हर किसी की नज़र बूलोट और मोसर पर थी, जो राजा के ठीक सामने बैठे थे। पहला बहुत नशे में था, हालांकि अचानक वह काफी शांत दिखाई दिया। वह इतना नशे में था कि एक पल के लिए वह काया होना भूल गया, क्योंकि शराब के धुएं से उसकी तर्क शक्ति इतनी प्रभावी रूप से पंगु हो गई थी कि वह अपने कार्यों के परिणामों का समझदारी से आकलन नहीं कर पा रहा था। यह उचित रूप से बोधगम्य है कि एक नशे में और गुस्से में खरगोश जल्दबाजी में कोई काम कर सकता है। किसी अन्य परिकल्पना के आधार पर बूलोट ने जो कुछ किया, उसे समझाया नहीं जा सकता। वह अचानक उस सीट से उठा, जिस पर वह अपना टोस्ट देने के बाद बैठा था, और अपने दाहिने तरफ के योद्धा की म्यान से चाकू को छीनकर उसे कोतान पर बहुत जोर से फेंका। पालुल डॉन के योद्धा चाकू और डंडे दोनों फेंकने की कला में निपुण हैं, और इतनी कम दूरी पर और बिना किसी चेतावनी के आने पर कोई बचाव नहीं था और केवल एक ही संभावित परिणाम था। राजा कोतान मेज के पार आगे बढ़ा, ब्लेड उसके दिल में धंस गया। हत्यारे की कायरतापूर्ण हरकत के बाद कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। अब डर के मारे सफेद पड़ चुका बूलोट धीरे धीरे पीछे की ओर दरवाजे की ओर गिर रहा था। तभी अचानक गुस्साए योद्धाओं ने उसे भागने से रोकने और अपने राजा का बदला लेने के लिए चाकू खींचकर हमला कर दिया। लेकिन मोसर अब अपने बेटे के पास खड़ा हो गया। कोतान मर चुका है, वह चिल्लाया। मोसर राजा है। पालुल डॉन के वफादार योद्धाओं को अपने शासक की रक्षा करनी चाहिए। मोसर के पास एक अच्छी सेना थी और सेना ने उसे और बूलोत को जल्दी से घेर लिया, लेकिन उनके खिलाफ कई चाकू थे और अब जाडौन उन लोगों के बीच से आगे बढ़ गया जो ढोंगी का सामना कर रहे थे। दोनों को पकड़ लो, वह चिल्लाया। कोतान के हत्यारे को उसके विश्वासघात की सजा मिलने के बाद पालुल डॉन के योद्धा अपना राजा खुद चुनेंगे। अब एक ऐसे नेता के निर्देशन में, जिसका वे दोनों सम्मान करते थे और जिसकी वे दोनों प्रशंसा करते थे,
कोतान के प्रति वफादार रहे लोग मूसर को घेरने वाले गुट पर आगे बढ़े। भयंकर और भयानक लड़ाई थी, जाहिर तौर पर इसमें हत्या करने की क्रूर लालसा के अलावा और कुछ नहीं था, और जब यह अपने चरम पर थी, मूसर और बूलोत भोज कक्ष से किसी की नज़र में आए बिना ही निकल गए। वे महल के उस हिस्से की ओर बढ़े जो उन्हें अल-लूर की यात्रा के दौरान सौंपा गया था। यहाँ उनके नौकर और उनके दल के छोटे योद्धा थे जिन्हें कोतान की दावत में आमंत्रित नहीं किया गया था। उन्हें तुरंत प्रस्थान के लिए अपना सामान इकट्ठा करने का निर्देश दिया गया। जब सब कुछ तैयार हो गया, और इसमें ज्यादा समय नहीं लगा क्योंकि पाल और डॉन के योद्धाओं को मार्च में बहुत कम बाधाओं की आवश्यकता होती है, तो वे महल के द्वार की ओर बढ़ गए। अचानक मूसर अपने बेटे के पास आया। राजकुमारी, उसने फुसफुसाते हुए कहा, हमें उसके बिना शहर नहीं छोड़ना चाहिए, वह सिंहासन के लिए आधी लड़ाई है। अब पूरी तरह से होश में आए बूलोत ने आपत्ति जताई। वह लड़ाई और जोखिम से तंग आ चुका था। हमें जल्दी से अल-लूर से निकल जाना चाहिए, उसने आग्रह किया, नहीं तो पूरा शहर हम पर हावी हो जाएगा। वह बिना संघर्ष के नहीं आएगी और इससे हमें बहुत देर हो जाएगी। अभी बहुत समय है, मूसर ने जोर देकर कहा। वे अभी भी पाले डॉनसो में लड़ रहे हैं। उन्हें हमारी याद आने में बहुत समय लगेगा और कोतान के मर जाने के बाद राजकुमारी की सुरक्षा के बारे में सोचने में भी बहुत समय लगेगा। हमारा समय अब आ गया है, ये हमारे लिए जाद बेन ओथो द्वारा बनाया गया है। आओ। अनिच्छा से बूलोत अपने पिता के पीछे चला गया, जिसने पहले योद्धाओं को महल के प्रवेश द्वार के अंदर ही उनका इंतजार करने का निर्देश दिया था। दोनों तेजी से राजकुमारी के क्वार्टर के पास पहुंचे। प्रवेश मार्ग के भीतर केवल मुट्ठी भर योद्धा पहरे पर थे। हिजड़े पीछे हट चुके थे। पाले डॉनसो में लड़ाई चल रही है, मूसर ने दिखावटी उत्साह में घोषणा की, जब वे पहरेदारों के सामने पहुंचे। राजा चाहता है कि तुम तुरंत आ जाओ और उसने हमें राजकुमारी के कमरों की रखवाली करने के लिए भेजा है। जल्दी करो, उसने आदेश दिया, जबकि लोग हिचकिचा रहे थे। योद्धा उसे जानते थे और जानते थे कि अगले दिन राजकुमारी की सगाई उसके बेटे बूलोत से होने वाली थी। अगर कोई परेशानी थी तो इससे ज्यादा स्वाभाविक क्या होगा कि मूसर और बूलोत को राजकुमारी की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा जाए। और फिर क्या मूसर एक शक्तिशाली सरदार नहीं था जिसके आदेशों की अवज्ञा करना खतरनाक साबित हो सकता था। वे आदिवासी युद्ध के कठिन स्कूल में अनुशासित आम लड़ाके थे, लेकिन उन्होंने अपने वरिष्ठ की आज्ञा का पालन करना सीख लिया था और इसलिए वे भोज कक्ष की ओर चल पड़े, वह स्थान जहां लोग खाते पीते हैं। उनके गायब होने का इंतजार किए बिना ही मूसर प्रवेश कक्ष के विपरीत छोर पर स्थित पर्दों के पास पहुंच गया और बूलोट के पीछे पीछे ओलुआ के शयन कक्ष की ओर बढ़ा, और एक क्षण बाद, बिना किसी चेतावनी के, वे दोनों व्यक्ति कमरे में मौजूद 3 लोगों पर टूट पड़े। उन्हें देखते ही ओलुआ उछलकर खड़ी हो गई। इसका क्या मतलब है? उसने गुस्से से पूछा। मूसर आगे बढ़ा और उसके सामने रुक गया। उसके चालाक दिमाग में उसे धोखा देने की योजना घुस गई थी। अगर वह सफल हो जाता तो उसे बलपूर्वक ले जाने से कहीं ज्यादा आसान साबित होता, और फिर उसकी नज़र जेन क्लेटन पर पड़ी और वह आश्चर्य और प्रशंसा में लगभग हौंफने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और उस पल के काम पर वापस लौट आया। ओ लोआ, वह चिल्लाया, जब तुम्हें हमारे मिशन की तात्कालिकता का पता चलेगा तो तुम हमें माफ कर दोगे। हमारे पास तुम्हारे लिए दुखद समाचार है। महल में विद्रोह हो गया है और राजा को तान मारा गया है। विद्रोही शराब के नशे में हैं और अब यहाँ आ रहे हैं। हमें तुम्हें तुरंत अल-लूर से बाहर निकालना होगा, खोने के लिए एक पल भी नहीं है। आओ और जल्दी करो, मेरे पिता मर गए। ओ लोआ चिल्लाई, और अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तो मेरा स्थान यहाँ मेरे लोगों के बीच है, वह चिल्लाई। अगर कोतान मर गया है तो मैं तब तक रानी हूँ जब तक योद्धा नया शासक नहीं चुन लेते, यही पालुर डॉन का नियम है। और अगर मैं रानी हूँ तो कोई भी मुझे उससे शादी नहीं करवा सकता जिससे मैं शादी नहीं करना चाहती, और जाद बेन ओथो जानता है कि मैं कभी भी तुम्हारे काया बेटे से शादी नहीं करना चाहती थी। जाओ, उसने अपनी पतली तर्जनी को दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा। मूसर ने देखा कि अब न तो चालाकी और न ही अनुनय विनय काम आएगी और हर कीमती पल कीमती था।
उसने फिर से उस खूबसूरत महिला की ओर देखा जो ओ लुआ के पास खड़ी थी। उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन महल की गपशप से उसे अच्छी तरह पता था कि वो कोई और नहीं बल्कि वो ईश्वर तुल्य अजनबी हो सकती है जिसे कोतान ने अपनी रानी बनाने की योजना बनाई थी। बूलोट, उसने अपने बेटे से चिल्लाकर कहा, तुम अपनी औरत को ले लो और मैं अपनी औरत को ले लूंगा। और यह कहते हुए वह अचानक आगे बढ़ा और जेन को कमर से पकड़कर उसे अपनी बाहों में उठा लिया, ताकि ओर्लोआ या पैन इटली को उसके उद्देश्य का अंदाजा लगने से पहले ही वो मंच के नीचे लटके पर्दों के बीच से गायब हो गया और अजनबी औरत को अपनी मुट्ठी में लेकर संघर्ष करते हुए चला गया। और फिर बूलोत ने ओर्लोआ को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ओर्लोआ के पास उसकी पैनेटली थी, जंगली कोरोजा की खूंखार छोटी बाघिन पैनेटली, जिसका नाम उसके नाम से मेल नहीं खाता था, और बूलोत ने पाया कि उन दोनों के साथ उसके हाथ भरे हुए थे। जब वो ओर्लोआ को उठाकर ले जाने वाला था, तो पैनेटली ने उसे पैरों से पकड़ लिया और उसे नीचे खींचने की कोशिश की। उसने उसे बुरी तरह से लात मारी, लेकिन वह नहीं रुकी, और अंत में यह महसूस करते हुए कि वह न केवल अपनी राजकुमारी को खो सकता है, बल्कि इतनी देरी कर सकता है कि अगर वह खुद को इस पंजे मारने, खरोंचने वाली शेजाटों से मुक्त नहीं करता है, तो उसे पकड़ लिया जाएगा। उसने ओर्लोआ को फर्श पर पटक दिया और पैनेटली को बालों से पकड़कर अपना चाकू निकाला और उसके पीछे के पर्दे अचानक खुल गए। 2 तेज छलांगों में एक दुबला पतला व्यक्ति कमरे में घुसा और इससे पहले कि बूलोट का चाकू उसके लक्ष्य तक पहुंचता, उसकी कलाई को पीछे से पकड़ लिया गया और उसके मस्तिष्क के निचले हिस्से पर एक भयानक प्रहार किया गया, जिससे वह बेजान होकर फर्श पर गिर गया। बूलोट, काया, गद्दार और हत्यारा, बिना ये जाने कि उसे किसने मारा, मर गया। जब वानरों का टार्ज़न ए लूर के मंदिर के GRYF गड्ढे में बने कुंड में कूदा, तो कोई भी उसके कृत्य के लिए इस परिकल्पना पर विचार कर सकता था कि यह आत्मसंरक्षण की अंतिम अंधी इच्छा थी, जो एक पल के लिए भी उस अपरिहार्य त्रासदी को टालना चाहती थी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने छोटे से मंच पर किसी दिन मुख्य भूमिका निभानी होती है, लेकिन नहीं, उन शांत भूरे रंग की आंखों ने बचने के लिए एकमात्र संभावना को पकड़ लिया था जो आसपास के वातावरण और परिस्थितियों द्वारा प्रस्तुत की गई थी, एक छोटा सा चांदनी से जगमगाता पानी का टुकड़ा जो कुंड की सतह पर चट्टान के एक छोटे से छिद्र से चमक रहा था। तेज, साहसी स्ट्रोक के साथ वह अकेले गति के लिए तैरा, ये जानते हुए कि पानी किसी भी तरह से उसके पीछा करने वाले को नहीं रोक पाएगा। और न ही उसने ऐसा किया। टार्ज़न ने उस विशाल जीव के पीछे कुंड में गिरने की बड़ी छपाक सुनी, उसने पानी के मंथन को सुना जो उसके पीछे तेजी से आगे बढ़ रहा था। वह छेद के करीब पहुंच रहा था, क्या यह उसके शरीर को गुजरने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त बड़ा होगा? इसका वह हिस्सा जो पानी की सतह से ऊपर दिखाई दे रहा था, निश्चित रूप से नहीं होगा। फिर, उसका जीवन इस बात पर निर्भर करता था कि छेद का कितना हिस्सा डूबा हुआ है। और अब छेद उसके ठीक सामने था और GRYF उसके ठीक पीछे था। कोई विकल्प नहीं था, कोई और उम्मीद नहीं थी। बंदर आदमी ने अपनी सारी ताकत आखिरी कुछ वार में झोंक दी, अपने हाथों को कटवाटर की तरह आगे बढ़ाया, पानी के स्तर तक डूबा और छेद की ओर आगे बढ़ा। लूडॉन गुस्से से उबल रहा था क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अजनबी ने कितनी सफाई से उसके साथ धोखा किया था। वह निश्चित रूप से ग्रिफ के मंदिर से भाग सकता था जिसमें उसकी तेज बुद्धि ने उसे अस्थायी रूप से कैद कर लिया था, लेकिन देरी के दौरान, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, जैडॉन उसे मंदिर से चुराने और कोटैन तक पहुंचाने का समय निकाल लेगा। लेकिन वह उसे फिर भी अपने पास रखेगा कि उच्च पुजारी ने जैद बेनोथो और अपने धर्म के सभी राक्षसों के नाम की कसम खाई थी। वह कोटैन से नफरत करता था। उसने गुप्त रूप से मोसर के पक्ष में काम किया था, जिसके पास वह एक स्वेच्छा से हथियार होगा। शायद तब यह उसे वह अवसर देगा जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रहा था, विद्रोह को भड़काने का एक बहाना जो कोटैन को गद्दी से उतार देगा और मोसर को सत्ता में लाएगा जिसमें लूडॉन पालोडॉन का असली शासक होगा। उसने अपने पतले होंठों को चाटते हुए उस खिड़की की तलाश की जिसके माध्यम से टार्ज़न अंदर आया था और अब लूडॉन के भागने का एकमात्र रास्ता था। सावधानी से वह फर्श पर आगे बढ़ा, अपने हाथों से अपने सामने टटोलता रहा, और जब उन्हें पता चला कि जाल उसके लिए बिछाया गया था,
तो पुजारी के होठों से एक भद्दी सी चीख निकली। वह शैतान है, उसने बुदबुदाया, लेकिन उसे कीमत चुकानी पड़ेगी, उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। आह, जाद बेनोथो, उसने लू डॉन के साथ जो चाल चली है, उसकी उसे कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो खिड़की से रेंग कर नीचे उतरा और आसानी से जमीन पर आ गया। क्या उसे जाडॉन और उस महिला का पीछा करना चाहिए ताकि वो क्रूर सरदार से मुठभेड़ का जोखिम उठा सके, या विश्वासघात और साजिश के जरिए अपने मंसूबे को पूरा करने तक इंतजार करना चाहिए? उसने दूसरा उपाय चुना, जैसा कि उससे उम्मीद की जा सकती थी। अपने कक्ष में जाकर उसने अपने कई पुजारियों को बुलाया, जो उसके सबसे अधिक विश्वासपात्र थे और जो महल पर मंदिर के पूर्ण अधिकार की उसकी महत्वाकांक्षाओं को साझा करते थे। सभी लोग को तान से नफरत करते थे। समय आ गया है, उसने उनसे कहा, जब मंदिर का अधिकार निश्चित रूप से महल के अधिकार से ऊपर रखा जाना चाहिए। कोतान को मोसर के लिए रास्ता बनाना होगा, क्योंकि कोतान ने आपके उच्च पुजारी की अवहेलना की है। तो जाओ, पानसत, और मोसर को गुप्त रूप से मंदिर में बुलाओ, और तुम बाकी लोग शहर जाओ और वफादार योद्धाओं को तैयार करो ताकि समय आने पर वे तैयार रहें। एक और घंटे तक उन्होंने तख्तापलट के विवरण पर चर्चा की, जिसका उद्देश्य पालुर डॉन की सरकार को उखाड़ फेंकना था। एक व्यक्ति एक गुलाम को जानता था, जो मंदिर के घंटे से संकेत मिलते ही स्वतंत्रता की कीमत पर कोतान के दिल में चाकू घोंप देगा। दूसरे व्यक्ति के पास महल के एक अधिकारी के बारे में व्यक्तिगत जानकारी थी, जिसका उपयोग करके वह लू डॉन के कई योद्धाओं को महल के विभिन्न हिस्सों में प्रवेश देने के लिए मजबूर कर सकता था। मुंह सर के बिल्ली के पंजे की तरह होने के कारण योजना के विफल होने की संभावना कम ही लग रही थी, और इसलिए वे अलग हो गए और महल और शहर की ओर अपने तत्काल कामों पर निकल पड़े। जैसे ही पानसट ने महल के प्रांगण में प्रवेश किया, उसने पालेडोनसो की दिशा में अचानक हलचल देखी और कुछ मिनट बाद लू डोन उसे सांस फूलने और उत्तेजित अवस्था में उच्च पुजारी के कक्ष में लौटते देखकर आश्चर्यचकित हो गया। अब क्या होगा, पानसत? लू डॉन चिल्लाया, क्या राक्षसों ने तुम्हारा पीछा किया है? हे स्वामी, यहाँ बैठकर योजना बनाते बनाते हमारा समय आ गया और चला गया। कोतान पहले ही मर चुका है और मोसर भाग गया है। उसके दोस्त महल के योद्धाओं से लड़ रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई सिर नहीं है, जबकि जाडॉन दूसरों का नेतृत्व कर रहा है। मैं उन भयभीत दासों से बहुत कम सीख सका, जो झगड़े के भड़कने पर भाग गए थे। एक ने मुझे बताया कि बूलोत ने राजा को मार डाला था और उसने मोसर और हत्यारे को महल से भागते हुए देखा था। जाडॉन, महायाजक ने बड़बड़ाते हुए कहा, अगर हम जल्दी से कार्रवाई नहीं करेंगे तो मूर्ख उसे राजा बना देंगे। शहर में जाओ, पानसट, अपने पैरों को उड़ाओ और चिल्लाओ कि जाडॉन ने राजा को मार डाला है और ओलोआ से सिंहासन छीनने की कोशिश कर रहा है। इस बात को फैलाओ कि तुम इसे कैसे फैलाना जानते हो कि जाडॉन ने पुजारियों को नष्ट करने और मंदिर की वेदियों को जादबेन लुल में फेंकने की धमकी दी है। शहर के योद्धाओं को जगाओ और उन्हें तुरंत हमला करने के लिए उकसाओ। उन्हें गुप्त रास्ते से मंदिर में ले जाओ जिसे केवल पुजारी जानते हैं, और यहाँ से हम उन्हें सच्चाई जानने से पहले महल में फेंक सकते हैं। जाओ, पानसट, तुरंत, एक पल भी देरी मत करो। लेकिन रुको, उसने पुकारा जब उप पुजारी अपार्टमेंट से जाने के लिए मुड़ा, क्या तुमने उस अजीब श्वेत महिला के बारे में कुछ देखा या सुना है जिसे जाडॉन ने ग्रिफ के मंदिर से चुराया था, जहां हमने उसे कैद कर रखा था? सिर्फ इतना कि जाडॉन उसे महल में ले गया, जहां उसने पुजारियों को धमकी दी कि अगर उन्होंने उसे जाने नहीं दिया तो वह हिंसा करेगा। पानसेट ने जवाब दिया, यह उन्होंने मुझे बताया, लेकिन महल के अंदर वह कहाँ छिपी है, यह मुझे नहीं पता। कोतान ने उसे निषिद्ध उद्यान में जाने का आदेश दिया है, लू डॉन ने कहा, निस्संदेह हम उसे वहां पाएंगे। और अब, पानसत, अपने काम पर लग जाओ। लू डॉन के कक्ष के पास एक गलियारे में एक भयानक नकाबपोश पुजारी पर्दे के छेद के पास झुका हुआ था जो अंदर की ओर जाता था। अगर वह सुन रहा होता तो उसने पानसट और उच्च पुजारी के बीच हुई सारी बातें सुन ली होती, और उसने जो सुना था उसका सबूत ये था कि वह जल्दी से पास के एक मार्ग की छाया में चला गया, जबकि छोटा पुजारी कक्ष के पार दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। पानसट अपने रास्ते पर चल रहा था,
इस बात से अनजान कि वह निकट की उपस्थिति से लगभग टकरा ही गया था, क्योंकि वह उस गुप्त मार्ग की ओर तेजी से बढ़ रहा था जो महल के नीचे जागबेन ओथो के मंदिर से शहर की ओर जाता है, और नहीं उससे यह आभास हुआ कि कोई मूक प्राणी उसके कदमों का अनुसरण कर रहा है।